नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो हम लोग बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या ख़त्म किया है, तो जो नर जनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थे उसको बहुत ही डिटेल में समाप्त किया है। मास्टर वीडियो थी वो, आज भी मास्टर वीडियो चलेगी, लंबी क्लास चलेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एकदम बेसिक से उठेंगे और अप टू द हीरो लेवल, जिसे हम कहेंगे आप यूपी पीसीएस में बैठ जाएं, जेपीएससी में बैठ जाएं, बिहार पीसीएस के एग्जाम में भी बैठेंगे तो आपके सवाल बन रहे होंगे। बाकी रेलवे के अकॉर्डिंग ये तो पूरा का पूरा कंटेंट ही है, और हर जगह हर टॉपिक में जहां फिगर की नीड है, आपको मैंने फिगर लिया क्योंकि टीसीएस ने फिगर वाइज भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। नाम दे करके टेस्टिस का लोकेशन पूछ लिया जाता है फिगर दे के, तो एकदम बेफिक्र होके पढ़ना है आपको। बाकी जिनको हमारे साथ जुड़ना होगा, आपको ये वीडियो एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी मिल रही होगी, तो आप देख सकते हैं हमारे कंटेंट को भी, पढ़ने के तरीका को भी, और किस प्रकार से चीज़ों को समझा जाता है उस प्रकार से। तो फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ये आप पीडीएफ भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बिना देर के हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हर जगह फिगर है, आपको हैंड रिटन फिगर भी, और जो आप गूगल से भी यूज़ कर सकते हैं फिगर, उसको भी। तो मैंने सबसे अपने हाथों से भी चीज़ों को बना करके दिखलाया है, ताकि आप खुद से भी इन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। आज हम लोग अपने मेन टॉपिक पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और बिल्कुल बाइलिंगुअल कंटेंट मैंने कोशिश की है, और अब मैंने और स्टैंडर्ड इंप्रूव किया है, चीज़ें और आसान कर दिया। तो देखिए, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर जो इंग्लिश हिंदी का जो टर्म है उसको मैंने यहां पर समाप्त कर दिया पहले लिख करके, ठीक है। अगर आगे मैं कहीं अंडाशय बोल दूं तो आपको समझ जाना है कि उसका इंग्लिश मीनिंग होगा ओवरी। मतलब अगर मैं ओवरी बोल दूं तो हिंदी वाले, अगर मैं वहां हिंदी ना बोलूं तो आपको समझ जाना वहां पे अंडाशय। बाकी ये पीडीएफ आपके पास है, प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे तो फिर दिक्कत होगी नहीं चीजों को। लेकिन समझना है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में हमने जैसे पढ़े हैं, तो उसी प्रकार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि फीमेल में यानी महिलाओं में जो प्रजनन अंग है, यानी जो प्रजनन की क्रियाएं जो होती है, रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं फीमेल में, और उस अंग का क्या कार्य होता है, उस अंग में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, वो चीजों को हम लोग यहां पर समझेंगे। चाहे आपका बेसिक सी चीजें, आपको कैसे उस बच्चे को, यानी जो नवजात शिशु जो जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो वो 9 महीने जब गर्भाशय यूटेरस में रहते तो उसको खाना कैसे मिल रहा होता है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, आइडेंटिकल बच्चे यानी कि आइडेंटिकल जुड़वा बच्चा हो गया या आइडेंटिकल ट्विंस बेबी हो गए, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बेबी कैसे होते हैं, वो सब चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिना देर के हुए हिंदी इंग्लिश के पहले टर्म को खत्म करते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में कहेंगे ओवरी, एग सेल ओवम को हिंदी में कहेंगे अंडाणु, फेलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाही नालिका होता है, यूटेरस का मतलब हो गया गर्भाशय, प्लासेंटा का मतलब होता है, हिंदी में प्लासेंटा भी एग्जाम में यूज किया जाता है, गर्भनाल भी इसे हिंदी में कहते हैं। गर्भ निरोधक हिंदी में, इंग्लिश में इसे कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव। गैमेट सेल यानी कि युग्मक कोशिका या फिर प्रजनन कोशिका भी जिसे हिंदी में कहते हैं। फीटस यानी कि भ्रूण। अब ये सब क्या होता है, फीटस, गेमेट सेल क्या होता है, प्लासेंटा क्या होता है, यूटेरस क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, एग सेल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, इसको अभी आप पे दिमाग नहीं लगाना, ये सब चीज हम आपको अभी समझाएंगे। अभी बस आपको ट्रांसलेशन जो यूज करते होंगे गूगल में वो आपको ना करना पड़े, वो यहां मैंने लिख दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो फर्टिलाइज एग सेल होते हैं यानी कि जो निषेचित अंडाणु होता है। अब ये क्या होता है निषेचित अंडाणु, जब गर्भाशय में पहुंच जाता तो उसे हम भ्रूण का नाम देते, तो इस पे भी हम अभी बात करेंगे। जायगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज, यानी कि जो निषेचित अंडाणु है, यानी जो फर्टिलाइज एग को हम क्या कहते हैं, जायगोट। तो भाई परेशान नहीं होना, उस पर आएंगे, चीजों को समझाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया, हिंदी इंग्लिश का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब एकदम पहले बेसिक चीजों को हम लोग समझ लेते हैं कि किसको हम लोग जायगोट कहेंगे, ठीक है, किसको हम लोग भ्रूण कहेंगे यानी कि फीटस कहेंगे, युग्मनज कहेंगे, किसको हम लोग निषेचित अंडाणु कहेंगे, किसको हम लोग स्पर्म कहेंगे, और किसको हम लोग अंडाणु कहेंगे। ये सब चीज को पहले, इसको बेसिक हम लोग पहले पिलर फाउंडेशन बना लेते हैं। चलिए सबसे लास्ट पेज पे हम लोग चलते हैं।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी से 5 से 10 मिनट ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं यही बेसिक है आज के चैप्टर का। ये आप अगर मिस आउट करेंगे फिर चीज़ें आपको आगे की क्लास में मज़ा नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको जो ये फिगर दिख रहा, फिगर को पहले आपको देखना है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका स्पर्म, यानी हिंदी में से हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। ये हमने नर जनन अंग, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब देखा तो इसके बारे में हमने चर्चा किया बहुत डिटेल में, तो इस पर अभी कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। बस आपको ये आपको पता भी है, ये जो आपको इस प्रकार से जो शेप दिख रहा है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं स्पर्म। और ये जो आपको पुच्छ की तरह यानी कि टेल की तरह जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं पूछ, ठीक है ना। जिसपे आपका जो स्पर्म आगे मोशन कर रहा था इसके ये पूछ होती है, टेल होती है, जिसे टेल का नाम देते हैं, पूछ कहते हैं। ये आपका शुक्राणु हो गया, ठीक है, ये उसका पार्ट हो गया टेल। नेक्स्ट अंडाणु, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो जब सबसे छोटा सा जो एग सेल होता है ना, जिसको हम लोग नाम देते हैं अंडाणु का, एकदम समझ में सब चीज़ आएगा, बस समझते चलिएगा। अभी हम आपका बेस बना रहे हैं। ये आपका कवरिंग पार्ट है, ये बीच में आपका अंडाणु है। और यहाँ जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है ना, कब होना चाहिए सेक्सुअल एक्टिविटी, तो जब आपका स्पर्म और इस प्रकार से अंडाणु दोनों क्या होंगे, एक दूसरे का यहाँ मिलन होगा। तो वो डेट आपको, समय भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म आए, बहुत सारे स्पर्म, नंबर ऑफ स्पर्म है यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 स्पर्म है, एक अंडाणु है। मतलब सोचिए क्या कैपेसिटी है अंडाणु की। अब ये सातों में से कोई एक ऐसा स्पर्म होगा जो इस अंडाणु को पेनिट्रेट कर देगा, क्योंकि आपने कल पढ़ा है नर जनन अंग में जो स्पर्म होती है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर चाहिए। तो अब इसी कारण आपके जो टेस्टिस थे या जो वृषण जो था जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, वो हमारे बॉडी के क्या होते हैं, बाहर होते हैं, जो हमारे बॉडी के, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है वहां का, जिसमें क्या होता है आपका स्पर्म आराम से सर्वाइव करता है। तो सेक्सुअल जब एक्टिविटी होती है वेजाइना के थ्रू, जब स्पर्म आते, करोड़ों में स्पर्म आ रही होती है, लेकिन वेजाइना में जैसे ही जब स्पर्म इंटर करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण कई जो स्पर्म हेल्दी नहीं होते हैं वो स्पर्म वहीं पर डेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब करोड़ों में वो स्पर्म लाखों में आते हैं, फिर जब वहां से पास एंडोटेरियम पार्ट से होते हुए जब वो फेलोपियन ट्यूब के पास, अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ये सब चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो करोड़ों में स्पर्म जब सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, जब वहां पर करोड़ों नंबर में स्पर्म आती है, लेकिन फाइनली कोई एक ऐसा स्पर्म जो इसको पेनिट्रेट करता है, वो कैसे होगा उसको मैं समझा रहा हूं। तो फिर लाखों के बाद जब फेलोपियन ट्यूब में टेम्परेचर और अधिक इंक्रीज होने के कारण बहुत सारे स्पर्म क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हजार की संख्या में, कुछ हजार की संख्या में स्पर्म अंडाणु को पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है। उसमें से जो हेल्दी स्पर्म होगा इस अंडाणु को पेनिट्रेट करता है। अब जब ही ये पेनिट्रेट हो गया, यानी कि जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का जब पेनिट्रेशन हो गया, यानी दोनों एक साथ आ गए, मिल गए, कोई एक स्पर्म होगा, ये सातों के साथ तो नहीं, कोई एक स्पर्म आएंगे अंडाणु के साथ, तो जैसे ही पेनिट्रेशन होगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, दोनों ये गैमेट है यानी युग्मक है। यानी कि कभी भी मैं गैमेट कहूं या बायोलॉजी में कभी भी आप पढ़े गैमेट, इसको हिंदी में बोलेंगे युग्मक। मेल गैमेट क्या हो जाएगा, स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा, अंडाणु। यानी कि ये वो चीज है जो आपके रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगा, फंक्शन करने वाला। तो गैमेट का मतलब समझ में आया, मेल गैमेट क्या हो गया आपका स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या हो गया आपका अंडाणु, ठीक है। तो चीजें समझ में आई, ये आपका स्पर्म था, ये अंडाणु था, यहाँ पर पेनिट्रेशन हुआ, यानी कि युग्मक का आपने समझ में आ गया। अगर युग्मक कहे, गैमेट कहे, तो मेल गैमेट पूछेगा तो क्या होगा, स्पर्म होगा, फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा, अंडाणु होगा। अब जैसे ही यहाँ पर पेनिट्रेशन हुआ, यानी कि ये अंडाणु आप देख रहे हैं फिगर में, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है ये अंडाणु, और एक स्पर्म आया, उसका पूछ जो दिख रहा है ये आपका बाहर इधर रह जाएगा पूछ। यानी कि जो आपके अंडाणु को इस स्पर्म ने, मैंने मान लिया कि ये 7 स्पर्म में ये सारे के सारे नष्ट हो गए, ये एक हेल्दी स्पर्म था जो इसको पेनिट्रेट किया, और ये स्पर्म इसके अंदर आ जाएगा और ये पूछ बाहर रह जाएगी। तो यही ये फिगर आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। और फाइनली यहाँ पर पेनिट्रेशन होने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और अंडाणु का, और बाहर एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही जो निषेचन हुआ, यही अंडाणु, अब ये जो अंडाणु आप जिसको कह रहे थे, जो गैमेट फीमेल गैमेट थी, यानी कि मादा युग्मक जो अंडाणु थी,
अब इसको हम कहेंगे निषेचित अंडाणु। क्यों? क्योंकि इसको पेनिट्रेट कर दिया किसने? स्पर्म ने, शुक्राणु ने। ठीक है, तो निषेचित अंडाणु, और यही फर्टिलाइज्ड एग को ही हम लोग नाम देते हैं जाइगोट का या युग्मनज का। क्लियर हो गया? तो अगर जाइगोट कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचित अंडाणु है, मतलब अंडाणु को क्या कर दिया? स्पर्म ने पेनिट्रेट कर दिया है, एक हेल्दी स्पर्म ने। ठीक है, जाइगोट क्लियर हो गया, स्पर्म क्लियर हो गया, अंडाणु क्लियर हो गया, युग्मक क्लियर हो गया। आपको युग्मक में जहां भी मिले तो युग्मक मतलब शुक्राणु भी हो सकता है, अंडाणु भी हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है, एक सेल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कह दें मेल गेमेट, तो मेल गेमेट क्या है? स्पर्म है, मेल की तरफ से क्या आएगा? स्पर्म आएगा। फीमेल गेमेट क्या होगा? अंडाणु होगा, एक सेल होगा, यानी मादा यानी कि महिलाओं की तरफ से क्या आएगा? अंडाणु होगा, एक का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा ना ये सब चीजें? नेक्स्ट, अब ये जो अंडाणु, ये जो निषेचित अंडाणु का जो फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने जाइगोट का नाम दिया है, अब ये जाइगोट क्या होगा? आपके जो यूटेरस है यानी जो गर्भाशय में होता है, जहां पर ये जाइगोट पलेगा, बढ़ेगा, जो संतान जो बढ़ता है 9 महीने जो गर्भाशय में रहते हैं, जब ये जाइगोट यूटेरस में आ जाती है तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है, ये गोल सा जो फिगर है, इसे हम कहते हैं गर्भाशय, यानी हिंदी में गर्भाशय, इंग्लिश में यूटेरस। और ये जो आपका जाइगोट था, ये आपका जाइगोट अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया गर्भाशय में। अब इसका साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इस फीटस का, सॉरी इस जाइगोट का, क्योंकि अभी मैंने एक वर्ड यूज किया फीटस, तो जब ये जाइगोट, अभी देखिए ये जो निषेचित अंडाणु हुआ है यानी निषेचन अंडाणु को हुआ है, यानी अंडाणु स्पर्म आके पेनिट्रेट हो गया है, ये अभी एक अलग प्लेस में, जिसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, अभी मैं दिखलाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये निषेचित अंडाणु फेलोपियन ट्यूब से आपके यूटेरस में आ जाएगी, तो अब ये जो संतान है जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? फीटस का नाम देंगे, गर्भाशय शिशु कहते हैं, यानी कि गर्भ में अब ये शिशु अपने आप को डेवलप करने लगेगा। समझ में आ गया? यूटेरस क्या हो गया, गर्भाशय, शिशु क्या हो गया, फीटस क्या हो गया, समझ में आ गया? अब ये जो गर्भाशय, जब ये यूटेरस में ये जो जाइगोट आ गया जिसको हमने नाम दे दिया फीटस का, हालांकि ये जाइगोट ही है, यानी कि एग और स्पर्म क्या है? निषेचित अंडाणु है, लेकिन अब ये यूटेरस में आके अपने आप को क्या करेगा? डेवलप करेगा, पोषण लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो ये कैसे लेता है? तो माँ के साथ इसका एक गर्भनाल अटैच होता है, ये जो आपको दिख रहा है गर्भनाल है, जहां से माँ के ब्लड से इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, जितने भी न्यूट्रिशन एलिमेंट है, पोषक पदार्थ है, वो सब चीज इसको यहीं से मिलता है। तो ये आपका प्लासेंटा हो गया, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग गर्भनाल भी कहते हैं, प्लासेंटा भी कहते हैं। एंड फाइनली 9 महीने यूटेरस में अब ये शिशु का डेवलपमेंट होगा, इसका साइज बढ़ेगा तो गर्भाशय भी बड़ा होते चले जाएगा। तो आप देखते हैं थोड़ा सा साइज भी जो फीमेल होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये क्या बच्चे का विकास हो रहा है इसी कारण। तो फाइनली 9 मंथ के बाद आपका न्यूबॉर्न बेबी आ जाता है इस संसार में। क्लियर हो गया? स्पर्म, अंडाणु, जाइगोट, युग्मनज, निषेचित अंडाणु, फीटस, गर्भाशय, प्लासेंटा। क्लियर है भाई? अब आइए थोड़ी सी और चीजों को ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखलाया गया, ये एक अंडाणु है और जिसको इतने सारे स्पर्म आकर के पेनिट्रेट, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से कुछ स्पर्म ही सक्सेस हो पाएगी, या हो सकता है अगर नहीं सक्सेस हो पाया, ये स्पर्म इसको नहीं पेनिट्रेट कर पाया, तो यहाँ पर निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो निषेचित अंडाणु यानी कि फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर ये जाइगोट आपके यूटेरस में नहीं जाएगा, यूटेरस में नहीं जाएगा तो फीटस जिसको हम कह रहे थे, और फिर न्यू संतान, न्यू बॉर्न बेबी का जन्म नहीं होता, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है। ठीक है, जैसे ही कोई एक स्पर्म इसको पेनिट्रेट कर दिया, इसने हजारों लाखों में, देन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई है। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया फर्टिलाइज एग का फिगर। फर्टिलाइज एग का फिगर मतलब एक अंडाणु है और स्पर्म आके दोनों पेनिट्रेट कर दिया, एक मोटी सी लेयर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया फर्टिलाइज एग। इसको हमने क्या नाम दिया? जाइगोट का नाम दिया है। और देन यही जाइगोट आपके यूटेरस में आ जाएगा जिसको हम फीटस का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है कि फीटस यानी कि जो जाइगोट फाइनली यूटेरस में आ गया है उसको एक पतली नली, ठीक है ना, उस फीटस से एक पतली नली निकलती है जो माँ के साथ अटैच होती है, जिसको प्लासेंटा कहते हैं, जो उससे माँ के द्वारा O2 ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्राप्त होता है बच्चे को। बाकी ये फिगर अभी बाद में देखेंगे कैसे आपका जुड़वा बच्चा पैदा होगा, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। बाकी ये फिगर आपको समझ में आ रहा है, ये आपका अंडाणु है और ये स्पर्म है। अब ये आपके फीमेल में अंडाणु का फॉर्मेशन होता है और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
अब देन इनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन एग ही क्या कहलाया, जायगोट, और फिर ये जायगोट कहाँ चला गया, यूटेरस में, जिसको हमने नाम दिया फीटस, और ये फीटस 9 महीने में प्लासेंटा के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेता है, और 9 महीने के बाद फिर ये संतान या न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो जाता है। लेकिन देन यहाँ इसको देखेंगे हम लोग, इसको आगे इस पे समझेंगे। तो ये आपका बेस अब बन चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ने के लिए। अभी एक एक चीज को हम लोग समझते हैं और भी डिटेल में। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप इतने अच्छे से अपने आप को स्टैंडर्ड बना लिए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बेसिक था, ये फाउंडेशन था। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। एक होगा आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और एक होगा आपका सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, यानी हिंदी में कहेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग, और इस सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को कहेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब आपको समझाया था मैंने पहले के क्लास में भी, नर जनन अंग में। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मतलब ये, प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब वो कि वो अंग, वो ऑर्गन जो सेक्सुअल एक्टिविटी में डायरेक्टली क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी। आप लोग बोलते हैं ना कि ये प्राइमरी टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी यानी कि लेस इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार सेक्सुअल एक्टिविटी में जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन फीमेल में होगा उसको हम प्राइमरी ऑर्गन कहेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन कहेंगे। और सेकेंडरी सेक्शन ऑर्गन यानी कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। फेलोपियन ट्यूब होगा, यूटेरस होगा। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, यहां से सवाल स्टार्ट है आपका, देखिए सवाल तो वहीं से स्टार्ट हो गया जो मैंने अभी 10 मिनट का लेक्चर ली, वहां से बहुत सवाल आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अब आपके बनेंगे वो सवाल। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन अगर फीमेल में पूछा जाएगा तो ओवरी होता है, जिसको हिंदी में कहेंगे अंडाशय। और यही मेल में हमने क्या पढ़ा है, तो आपको याद है या नहीं, तो आप एक बार रिकॉल करिए। टेस्टिस के बारे आपने देखा, वृषण के बारे में। तो मेल और फीमेल में याद रखना, फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होगा, तो ओवरी होगा। देन सेकेंडरी आपका फेलोपियन ट्यूब, डिम्बवाही नलिका जिसे कहेंगे, और एक आपका यूटेरस यानी कि गर्भाशय, जहां आपका जायगोट या फिर वो जो बच्चा पलता बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है 9 महीने तक, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, माँ के ब्लड के थ्रू, उसको प्लासेंटा के थ्रू पोषण पदार्थ जो मिलती है इस यूटेरस में ही, और धीरे धीरे बेबी का साइज इंक्रीज होते जाएगा और यूटेरस का भी साइज इंक्रीज होते चला जाता है। तो ये 3 चीज हमें देखनी है बहुत ही डिटेल में। अब आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब क्या, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, यानी कि ओवरी को हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो फीमेल की है वो क्या होता है, ओवरी यानी अंडाशय। तो पहला सवाल आपसे पूछ लिया जाए, मुख्य मादा जनन अंग क्या होगा, अंडाशय, यानी कि मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी। ठीक है, अब ये ओवरी क्या है, ओवरी का काम क्या है, ओवरी का शेप क्या होता है, किस प्रकार से फंक्शन करती है, ये सब चीज अब हम लोग समझते हैं। कितने संख्या में होते हैं, तो 2 ओवरी होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि एक पेयर मतलब 2 चीज है, पेयर है यानी कि मेल फीमेल, तो पेयर हुआ ना भाई। तो उसी प्रकार एक पेयर है, पेयर पूछेगा तो याद रखना एक पेयर। नंबर कितने होते हैं, 2 ओवरी होते हैं। ठीक है, अब इसका लोकेशन कहाँ होता है हमारे बॉडी में, जिस प्रकार से हमने देखा था टेस्टिस के बारे विषन में, यानी कि मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, यानी नर जनन अंग का जो मुख्य अंग जो था, वो बॉडी के क्या होता है, बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका जो ओवरी है, फीमेल की जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती है वो कहाँ होता है, आपके बॉडी के अंदर होती है, यानी कि इंटर एब्डोमिनल होते हैं। यानी ये कहाँ होता है, हमारे जो आंत है, जो इंटेस्टाइन है उसके नीचे होते हैं, यानी बिलो द इंटेस्टाइन होते हैं। और ये हमारे, यानी हमारे इन द सेंस मतलब ये कि जो फीमेल है उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपकी, ठीक है ना, मेन बॉडी के, यानी कि फीमेल की जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या आपकी ओवरी, ये कहाँ हमारे मेन बॉडी के अंदर होती है, यानी इंटर एब्डोमिनल, यानी कि उदर गुहा के अंदर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो आपका ओवरी है, यानी ये जो आप ओवरी पढ़ रहे हैं, इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेल में हमने जो देखा, टेस्टिस जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा था, ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, और ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इसके पास टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर के लिए ये हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। लेकिन ओवरी को कोई ऐसा इश्यू नहीं है टेम्परेचर इशू, इसलिए ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं।
तो पहला सवाल, उदर गुहा के अंदर यानी इंटर एब्डोमिनल होता है। मेन एग्जैक्ट लोकेशन आंत के नीचे यानी बिलो द इंटेस्टाइन होता है। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? तो यह टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं होती है इसकी। देखिए नर जनन अंग को बहुत अच्छे से देखिएगा, मैंने यूट्यूब पर भी वो लेक्चर डाल रखा है। अब इसका वेट अगर पूछ लिया जाए तो 4 से 8 ग्राम होता है दोनों ओवरी का। शेप कैसा होता है ये भी पूछ लिया जाता है, बादाम आकार एलमंड शेप हो सकता है या ओवल शेप आपके ऑप्शन में मिल सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? ओवल शेप कहने का मतलब ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मिलेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे होती है ओवरी को, उसको हम लोग देखते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये मेन स्ट्रक्चर है। इसको धीरे धीरे और हम तोड़ते चले जाएंगे, लेकिन ये आपका मेन है। आप इंटरनेट में देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ओवरी हो गया, लेकिन इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको और थोड़ा डिटेल में इसका फिगर मैंने आपको दिया। देखिए मैंने एक तो फिगर आपको यहाँ पर दिखलाया है, इसके अलावा एक और मैं फिगर आपको दिखलाऊंगा। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं ओवरी की क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ये कैसा शेप है? आलमंड शेप, बादाम आकार का या ओवल शेप कहते हैं। ये जो आप पार्ट दिख रहा है इतना दूर का जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं मेडुला का, जिसे हिंदी में कहेंगे पिंड। यहाँ से बहुत सारे ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनी चले जाते हैं, पास होते हैं। तो ये आपका जो दिख रहा है रेड कलर का ये रुधिर वाहिनी हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गया। और ये ब्लड वेसल का आखिर काम क्या है? तो जितने भी पोषक पदार्थ है इसी ब्लड वेसल के थ्रू ही जाती है ओवरी के अंदर में, ठीक है ना। अब ये सबसे पहले एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से समझते चलिएगा। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए ये मेडुला का काम क्या है। देखिए जो ये ओवरी आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या बनाता है? फीमेल में अंडाणु का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखें, यानी एग सेल का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो एग सेल का फॉर्मेशन हुआ तो इसको भी पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? तो ये जो मेडुला पार्ट है, मेडुला पार्ट का ही जो काम होता है ये ओवरी को पोषण प्रदान करने का। यानी जो एग सेल है, ये आपको जो सबसे छोटा सा जो साइज का आपको जो दिख रहा है, देखिए फीमेल जो होते हैं ना, फीमेल में हर महीने एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है, एक अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे हम एग सेल या अंड कोशिका कहते हैं, जो बहुत छोटी साइज की होती है। जब उसका फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है oocyte, एग सेल या ओवम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस एग सेल को या फिर इस ओवरी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ये मेडुला से। कैसे? क्योंकि इसके पास से आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्लड वेसल जा रहे हैं, इस ब्लड यहाँ से पास होगी, उस ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा जो यहाँ पर इनको पोषण और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो हमने ये कहा जो फीमेल है उसके हर महीने एक अंडाणु, एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है। सबसे छोटी जो साइज जो होगी एग की, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होती है, जब उसको हम नाम देते हैं oocyte को, जिसको हम लोग एग सेल भी कहते हैं, अंड कोशिका भी कहते हैं या ओवम का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना oocyte कभी भी पूछ ले तो क्या है? ये एग सेल ही है, ओवम भी है। अब धीरे धीरे जब ओवरी में एग सेल का फॉर्मेशन हुआ है, अब ये अपने आप को डेवलप करती है। डेवलप करने का मतलब ये है कि धीरे धीरे इसका साइज थोड़ा सा एग का आपको देख रहा है इंक्रीज होने को मिलेगा और इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यही फाइनली लेयर को क्या करना पड़ता है? ये स्पर्म को पेनिट्रेट करना पड़ता है। जब तक ये लेयर पेनिट्रेट करके स्पर्म इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक एग क्या होगा? निषेचित नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, और तब तक बॉडी में कोई एक न्यू बॉर्न बेबी का यहाँ पर जन्म नहीं हो पाएगा, या फॉर्मेशन जायगोट का नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना? तो धीरे धीरे ये जो oocyte है आपका अब ये oocyte क्या कर रहा है? यानी एक सेल को डेवलप कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने आप को बना लेता है, ठीक है। इसी प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग नाम देते हैं फॉलिकल। ये सब चीज आपका लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं लिखना। देखिए यह मैंने यहाँ पे लिखा कि जो डेवलपमेंट फेज है एग सेल का, सबसे पहला जो एग सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसने हमें oocyte का नाम दिया। अब ये oocyte यानी एक सेल डेवलप किया तो एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर जब आएगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो डेवलपमेंट oocyte का हुआ इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल भी। प्राइमरी मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर हुआ इसलिए मैंने प्राइमरी कहा। फॉलिकल क्यों नाम दिया? क्योंकि लेयर का जो प्रोटेक्टिव लेयर जो बन गया है एक के चारों तरफ, उस प्रोटेक्टिव लेयर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? फॉलिकल का नाम देते हैं।
ठीक है। यानी जो आपका एग सेल है और एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो इसको हम क्या नाम देंगे, फॉलिकल। और जब एक प्रोटेक्टिव लेयर है तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी फॉलिकल। अब धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता है तो एक और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा, यानी अब टोटल कितने होंगे, 2 प्रोटेक्टिव लेयर। तो जब 2 प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है एक सेल के चारों तरफ, उसको हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, ये सेकेंडरी मैंने क्यों बोला, क्योंकि 2 प्रोटेक्टिव लेयर है, ये आपका हो गया सेकेंडरी लेयर। ये आपको फॉलिकल क्यों मैंने बोला, क्योंकि एग और प्रोटेक्टिव लेयर यहां पर प्रेजेंट है। और जब एग और प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगा तो उसको हम लोग फॉलिकल कहेंगे, और जितना प्रोटेक्टिव लेयर होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉलिकल का नाम देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। और देन फाइनली पूरी तरह से जब एक सेल डेवलप हो जाता है तो इसके चारों तरफ कई प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फाइनल जो आपका एक सेल का जो डेवलपमेंट हो जाएगा उसको हम लोग नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल, या फिर यही आपका कहलाता है डेवलप्ड एग सेल, ठीक है ना। तो ये जो आपका फाइनली आप जो देख रहे हैं एग सेल और सम प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि जितना लेयर आना चाहिए था एक सेल के चारों तरफ, पूरी तरह से एक सेल जब डेवलप्ड हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो अब एग्जाम में आपको एग सेल नहीं मिल करके अब आपको मिलता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का मतलब ये कि जो आपका ओवरी था जिसने एग सेल का फॉर्मेशन किया, फाइनल डेवलप फेज में जो पहुंच जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। इसका बाहर जो आप स्ट्रक्चर में ये जो लेयर देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, वल्कुट कहते हैं। देखिए हमने अपने आप को क्या बतलाया, फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है ना, फीमेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन अंडाशय होता है। अब अंडाशय का हमने ये पढ़ा कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है फीमेल में, ये 2 ओवरी होते हैं, एक पेयर होगा, लोकेशन कहाँ होगा, आंत के नीचे बिलो द इंटेस्टाइन, हमारे बॉडी के अंदर यानी कि इंटर एब्डोमिनल होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी इसमें नहीं होती, 4 से 8 ग्राम होता है, और बादाम शेप, आलमंड शेप या फिर ओवल शेप भी हम इसको कह सकते हैं। स्ट्रक्चर हमने देखा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है मेडुला पार्ट, पिंड का, जिसे हिंदी में नाम देते हैं, इसका मेन काम क्या है, जो ये ओवरी है, ये ओवरी क्या करते हैं, हर महीने फीमेल में जो ओवरी होता है वो एग सेल का फॉर्मेशन करता है। जो सबसे छोटी साइज में एक सेल होता है उसको हम कहते हैं oocyte, एंड देन ये एग सेल डेवलप करते चला जाएगा, फाइनल जो डेवलप हो जाएगा जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल का नाम देते हैं। फॉलिकल का मतलब क्या, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, कितनी प्रोटेक्टिव लेयर, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, एंड देन पूरी डेवलप्ड एक सेल को हम क्या नाम देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल का नाम देते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई, ये हमने दिखला दिया डेवलपमेंट फेज भी आपको। तो चलिए हमने अभी समझना ये था मेनली ग्राफियन फॉलिकल किसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये oocyte से आपने समझ लिया ग्राफियन फॉलिकल को। अब यहाँ आपको दिख रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, ये आखिर क्या बला है भाई, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए हमारी जो ओवरी थी फीमेल में, इस ओवरी ने क्या किया, अंडाणु का फॉर्मेशन किया, oocyte जिसको हमने कहा, एंड देन ये oocyte डेवलप किया अपने प्रोटेक्टिव लेयर के कारण, एंड देन फाइनल जो डेवलप जो एक सेल हुआ उसको हमने ग्राफियन फॉलिकल का नाम दिया। अब देखिए जो आप फीमेल की जब ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये जो पार्ट है जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप जब देखते हैं, ये जब वेजाइना पार्ट, ये आपका जो पार्ट है वेजाइना, यहाँ पर आपका पेनिस आया, इस जब सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, इस पेनिस के दौरान करोड़ों की संख्या में क्या आया, स्पर्म आया, एंड देन ये जो स्पर्म है और यहाँ पर आपकी ये जो ओवरी दिख रही है, देखिए 2 ओवरी है, ठीक है ना, हर महीने एक ओवरी से एक अंडाणु का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे होता है ना, जैसे कि जनवरी महीना, तो जनवरी मंथ में अगर ये लेफ्ट ओवरी ने एक सेल का फॉर्मेशन किया है तो फरवरी मंथ में ये अब राइट ओवरी से एक सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट आपका फैलोपियन ट्यूब है, यानी डिंबवाहीन नालिका कहते हैं। तो अब ये आपका ओवरी के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एंड ये फिर डेवलप किया जिसको हमने क्या नाम दिया, ग्राफियन फॉलिकल का नाम दिया। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल, या जब हम इसे कहेंगे अंडाणु, यानी कि जो एग सेल है, ये अब इस ओवरी से बाहर इस फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है, बाहर निकलेगा, क्योंकि भाई अब जब तक ये एग को स्पर्म आके पेनिट्रेट ना कर दे तब तक क्या होगा, यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब ये स्पर्म तो इस ओवरी के अंदर आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ओवरी में जो एक सेल बना अब यहाँ से बॉडी से बाहर निकलती ओवरी से, ठीक है ना, कब निकलेगी उसको भी मैं बतलाऊंगा। अब ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब इस दौरान यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, स्पर्म आई, स्पर्म यहाँ से
अब टेम्परेचर, क्योंकि वो अपने आप को कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगी, तो यहाँ पर अधिक टेम्परेचर के कारण कुछ स्पर्म यहीं पर नष्ट हो जाएंगे। फिर इतने डिस्टेंस कवर करते करते बहुत सारे स्पर्म यहाँ नष्ट हो जाते हैं, और देन फैलोपियन ट्यूब पास पहुँचते पहुँचते कुछ संख्या और कम हो जाती है। हजारों की संख्या में, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आके इस अंडाणु को ये पेनिट्रेट करते हैं। इनमें से कुछ हेल्दी, क्योंकि इतना डिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो स्पर्म होती है उसकी भी जो हेल्दीनेस है वो खत्म होती चली जाती है और नष्ट होती चली जाती है। देन इसको पेनिट्रेट करेगी, एंड देन पेनिट्रेशन के बाद अगर पेनिट्रेट कर दिया स्पर्म, तो ये अंडाणु और जब स्पर्म मिलेगा तो हमने इसको क्या नाम दिया, फर्टिलाइज एग, यानी कि निषेचित अंडाणु। और फिर यहाँ से निषेचित अंडाणु, ये जो आपको दिख रहा है, ये आ जाएगा आपके इस यूटेरस पार्ट में, एंड यही यूटेरस के में अब ये जो जायगोट है, ये निषेचित अंडाणु के हमने क्या कहा था, जायगोट। जायगोट क्या कहलाएगा, फीटस। इस प्रकार से आप फिगर देख सकते हैं। अब ये फीटस फिर अपने आप को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये यूटेरस जो इतना छोटा सा जो यूटेरस है, अब इस यूटेरस का साइज भी इंक्रीज हो जाता, ठीक है ना। तो आपको मैं बतलाता हूँ, मेनली ये मैंने कहानी इसलिए समझाया क्योंकि इसको मुझे समझाना है कॉर्पस ल्यूटियम को। तो देखिए ये ओवरी में आपका ग्राफियन फॉलिकल था। अब इस ओवरी से कहाँ इसको जाना, फैलोपियन ट्यूब में जाना। अभी आपको समझ में आ रहा ना। तो देखिए जो एग सेल है इस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो आपका होता क्या है, जो महिलाओं में मासिक धर्म, मैं अभी उसको समझाऊंगा, जो 14 to 16 डेज जो टाइम जब होता है ना, एक्चुअली मतलब कि पीरियड के जस्ट 14 डेज पहले किसी महिलाओं का पीरियड जो होता है 20 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 24 दिन, 32 दिन, यही ऑन एन एवरेज 28 डे। तो जस्ट पीरियड के 14 दिन पहले ये जो ओवरी से एग क्या होता है, बाहर निकलता है और कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो अब यहाँ से क्या हुआ, एग बाहर निकलता, अपनी प्रोटेक्टिव लेयर को यहीं पर छोड़ देती है ओवरी में। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को। तो अब यहाँ मैंने वही लिखा है, जो डेवलप एग सेल है, यानी जो ग्राफियन फॉलिकल है, ओवरी से बाहर निकल फैलोपियन ट्यूब में जाती है। एक सेल की प्रोटेक्टिव लेयर ओवरी में ही रह जाती है। इसी प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग क्या नाम देते हैं, येलो बॉडी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और यही येलो बॉडी, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसी कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग येलो बॉडी भी कहते हैं। धीरे धीरे अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम है नहीं भाई ओवरी के अंदर, तो ये अपने आप को नष्ट करती है, और नष्ट करके व्हाइट बॉडी, जिसको हम लोग नाम देते हैं व्हाइट पदार्थ, जिसको कहते हैं व्हाइट डिस्चार्ज, भी आपके फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट से होने को मिलता। तो ये वही चीज डिस्चार्ज होता है, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी में रह जाता है ना, वही आपके वेजाइना के थ्रू व्हाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में निकलती है। कभी नहीं भी निकलती है, इतने कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, येलो बॉडी मतलब कॉर्पस ल्यूटियम। और यही जो हमारी जो एक सेल जो बाहर निकली फैलोपियन ट्यूब में आई, जो प्रोटेक्टिव लेयर रह गया, उसको हमने क्या नाम दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और ये येलो बॉडी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और कॉर्पस एल्बिकेंस या फिर व्हाइट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। समझ में आ गया इतना। अब हम लोग चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक धर्म को समझते हैं, जो फीमेल में होते हैं हर महीना। अब ये कैसे होता है, कब कितने समय में ब्लीडिंग होगा, एग सेल का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूलेशन कब होगा, किस समय सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए करनी चाहिए, सब चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहां पर इतना चीज आपको क्लियर हो गया, ओवरी का इतना पार्ट क्लियर है ना भाई, कि oocyte क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है। उसके बाद आपको ये भी मैंने बता दिया, कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी, व्हाइट डिस्चार्ज जो देखने को मिलता है, क्यों होता है, क्योंकि ये अपने आप को अब नष्ट करने लगती है येलो बॉडी, जिसको हम लोग व्हाइट बॉडी का नाम देते हैं, या हमने इसको एक और नाम बताया कॉर्पस एल्बिकेंस का नाम कहते हैं, ठीक है। अब आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए कोई भी महिला यानी बच्ची जो होते हैं ना, मेनली ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो 11 साल से 54 साल, ठीक है ना, 11 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बच्चियां में स्टार्ट हो जाती है, 54 ऑन एन एवरेज साल तक चलती है। 45 से 50 साल की उम्र में भी महिलाओं में फिर मासिक धर्म का आना बंद हो जाता है, और अंडाणु यानी एग का फॉर्मेशन भी बंद हो जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग कहते हैं 11 से 54 साल। तो फीमेल की जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां से क्या होता है, हर महीने ब्लीडिंग होती है। देखिए वो अनवांटेड ब्लीडिंग होती है, जो बॉडी के लिए सही नहीं होता, उसको बाहर आना चाहिए, तो हर महीने होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है।
11 से 12 वर्ष, ये ऑन एन एवरेज 11 वर्ष ले सकते हैं, 12 वर्ष या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 वर्ष से बच्चियां में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो मासिक धर्म शुरू हो जाती है और रक्त का स्राव, यानी नॉर्मल स्थिति में ये कितने दिन यहाँ पर रक्त स्राव होता है, 2 से 3 दिन तक होता है। तो ब्लीडिंग जो हुआ ये आपको समझ में आया, ये ब्लीडिंग क्यों होता है ये भी आपको मैं समझाऊंगा, दर्द क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपको पहले ये समझ में आया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में हर महीने होता है। कब से फीमेल में स्टार्ट हो जाएगी, ऑन एन एवरेज 11 से 54 साल, कभी 12 साल, कभी 13 साल, कभी 14 साल बच्चियों में स्टार्ट होंगे। मैक्सिमम 54 साल के महिलाओं तक मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर बंद हो जाती है, एक का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, मेनली जो अनवांटेड ब्लड है, खराब खून बॉडी से बाहर निकलती है। इसलिए आपके जो ब्लड जब आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, फीमेल में कम होती है, रीजन यही कि ब्लड बाहर होते हैं हर महीने यहाँ पे। नेक्स्ट, जो मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऑन एन एवरेज कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है। लेकिन ये फीमेल टू फीमेल डिफर भी करता है, फीमेल के बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, फीमेल के जो खान पान उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज 28 दिन का हम लोग बोलते हैं, किसी में 24 दिन का भी होता है, 20 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है, 32 दिन का। मतलब ये कि 24 दिन के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 दिन के बाद किसी के समय में ऑन एन एवरेज यही दिन चलता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग ले रहे हैं 28 दिन, जो मैक्सिमम या फिर एवरेज अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो अभी 28 दिन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। आइए भाई, सबसे पहला पार्ट यानी कि पहला से लेके यानी कि 7वें दिन तक क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। अब 7 दिन ब्लीडिंग नहीं होगा, 2 से 3 दिन ऑन एन एवरेज, चौथे दिन कुछ हल्का ड्रॉप में ब्लीडिंग हो सकता है, 5वें दिन ड्रॉप में, 6th में फीलिंग हो सकता है, 7वें दिन तक सब ठीक है। यानी कि 1 से 7 दिन, जो पहला पार्ट 28 को हमने बांटा है 4 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो पहला पार्ट हमने लिया है 1 to 7 डेज का, यानी 7 दिन का यहाँ पे है, जिसमें ब्लीडिंग होता है, रक्त स्राव होता है। क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट में 7वें दिन से 14वें दिन में क्या होगा, इसमें जो आपकी एग सेल है, अंड कोशिका यानी ओवम जिसको हम कहेंगे, यहाँ पर विकसित होना शुरू होती है। यानी ये जो ओवरी ने एग सेल का फॉर्मेशन करता है, तो आप समझिए में आया, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, मासिक धर्म, तो 7वें दिन के बाद से 8वें दिन से यहाँ पर ओवरी ने क्या कर दिया, एक सेल का फॉर्मेशन किया। 8 से लेकर के 14 दिन तक ये अपने आप को डेवलप कर लेती है, फाइनली ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना, एक्टिव मतलब अपने आप को डेवलप करने में लगाती है। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा, जो 7 से 14वें दिन तक इसने जो अंड कोशिका थी, इसने क्या हुआ, एक सेल या फिर इसको ओवम का भी नाम देते हैं, इसने क्या किया, विकसित होना शुरू किया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं है भाई। अच्छा, अब ये डेवलपमेंट विकसित कैसे होगा, ऊ साइड से फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है, प्रोटेक्टिव लेयर अपने आप को बनाती चली जाती है, देन फाइनली डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, ग्राफियन फॉलिकल या फिर डेवलप्ड एक सेल का नाम देते हैं। अब 14वां जो दिन स्टार्ट होता है उस महिला की, 14वें से लेकर 21वां जो दिन होता है, इस समय जो ओवरी होती है, उस ओवरी से आपका एग बाहर निकल जाएगा। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरी, मान के चल रहे हैं अभी आपका कौन सा मंथ है, तो मार्च वाला ये मंथ है, ठीक है। इस मार्च में इस फीमेल के इस ओवरी ने, यानी आपका ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट ओवरी हो गया, ये लेफ्ट ओवरी, क्योंकि 2 ओवरी होगा, तो लेफ्ट ओवरी से मार्च के महीने में इसने क्या किया, एग का फॉर्मेशन किया। 7 से 14 दिन में इसने डेवलप कर लिया, और देन 14वें से 21 दिन में बीच में क्या होता है, यहां से ये ओवरी से क्या होता है, आपका एग सेल, डेवलप एग सेल बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड की ओवरी की मैंने बात की है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब अप्रैल मंथ आएगा ना, तो इसके बाद ये जो राइट ओवरी है, ये एग सेल का फॉर्मेशन करेगा, डेवलप करेगा, एंड देन इसको यहां से फैलोपियन ट्यूब में भेज देगा, एंड देन सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे स्पर्म आएगा, यहाँ पर इसका निषेचन होगा, एंड देन यूटेरस में आएगा। क्लियर। अब आइए थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं। 14वें से जो 21 दिन का जो टाइम पीरियड था, इस समय ओवरी से एग क्या हुआ, बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। समझ में आया, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ओव्यूलेशन कब होती है, तो ऑन एन एवरेज 14 to 21 दिन का बीच का गैप हो सकता है 14वें दिन में एग सेल आ जाए बाहर फैलोपियन ट्यूब में, 15वें दिन में आ सकता है, 16वें दिन में भी आ सकता है, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज आपको मैंने बता दिया। तो ओव्यूलेशन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो समझ में आया क्या, कि एग जो थी ओवरी से, ओवरी के अंदर, उससे कहां बाहर आ जा रहा है, आपके फैलोपियन ट्यूब में।
ठीक है ना, यानी कि जो एक सेल डेवलप्ड था, ग्राफियन फॉलिकल जो डेवलप था ओवरी के अंदर, अब वो कहाँ आ जा रहा है, ये डेवलप्ड एक सेल आपके फेलोपियन ट्यूब में। इसी को हमने क्या नाम दिया, ओव्यूलेशन का नाम दिया। ये 14वें से 21वें दिन की बात है। ओवरी से बाहर निकल ये डेवलप्ड एक सेल एक ट्यूब में जाएगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर डिम्बवाही नालिका। अगर फेलोपियन ट्यूब में, यहीं पे जो आप फेलोपियन ट्यूब जो आप देख रहे हैं, डिम्बवाही नालिका जो दिख रहे हैं यहाँ पर, जो आपका ये ओवरी से बाहर आपका जो एक सेल है ग्राफियन फॉलिकल है, डेवलप्ड एक सेल अंडाणु जो यहाँ पर आ गई, जिसको हमने ओव्यूलेशन का नाम दिया है। और यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी अगर उस समय अगर होती है और स्पर्म अगर इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और इसके साथ अगर यहाँ पर इसको पेनिट्रेट कर देगा, तो देन यहाँ पर ये एग था आपका, डेवलप्ड एग सेल जो था, ये क्या हो जाएगा आपका, फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और ये जाइगोट आपके देन यूटेरस में आएगा, जिसको फीटस कहेंगे, और ये फीटस फिर 9 महीने यूटेरस में रहेगा, डेवलप करेगा एंड देन न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हो जाएगा। क्लियर। अब आइए आगे, 14 से 21 डेज में हमने ये देखा कि फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा फेलोपियन ट्यूब में, अगर स्पर्म आ जाएगा तो उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट यूटेरस में जाता है और देन गर्भाशय में ये बच्चा बनने लगता है। क्लियर हो गया भाई। तो अब अगर आप इस दौरान अगर आपकी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी अगर होती है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बेबीज की, तो इस बीच आपको जरूर अल्टरनेटिव में डेज में कम से कम सेक्सुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक स्पर्म को मैच्योर होने के लिए 24 आवर्स कम से कम चाहिए, तो एटलीस्ट 24 आवर का गैप जरूर लीजिएगा। ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ाया। तो इस दौरान क्या होगा ना कि आपकी जो ओवरी थी, उस ओवरी ने एग का फॉर्मेशन किया और वो एग डेवलप्ड होकर आपके फेलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका होगा। अब ये एग जो है, डेवलप्ड एग, स्पर्म का वेट कर रहा होगा, 6 दिन 5 दिन 7 दिन के आसपास वेट करेंगे, और अगर स्पर्म इसी दौरान अगर मिल जाएगा तो इसको यहाँ पर इसको निषेचित कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, देन यहाँ पर प्रेगनेंसी की चांसेस हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई। अब आइए, यानी आपको इस बीच अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो करना है सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आपने प्लानिंग नहीं करनी, अभी आपको नहीं चाहिए बेबी, तो इस बीच आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब कि आपको इस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। नेक्स्ट चौथा पार्ट जो अंतिम पार्ट होगा 28 दिन में, 21वां से 28 दिन में क्या हुआ, अब ये जो एग जो था, जो आपके फेलोपियन ट्यूब में यहाँ आ चुका था, अब यहाँ पे आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की नहीं, स्पर्म आया नहीं, तो अब ये एग सेल क्या करेगा भाई, बेचारा अपने आप को डिस्ट्रॉय खत्म करने लगता है, नष्ट होने लगता है ये। अब ये जो नष्ट होता है ना, तो अब धीरे धीरे आपको 26वां दिन 25वां दिन आपको पेन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब देखिए, ये जो आप यहाँ पर ओव्यूलेशन आपने जो समझा, जो एग आपके इस ओवरी से बाहर आया, तो इसके बाद यहाँ जो यूटेरस है ना, यूटेरस की जो अंदर का जो लेयर हो ना, वो धीरे धीरे अपने आप को थिक करने लगता है। यानी कि यूटेरस अपने आप को एक ऐसा प्लेस बनाना स्टार्ट कर देता है कि अगर ये अंडाणु फर्टिलाइज हुआ, जो अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव करेगा फीटस, अपने आप को सर्वाइव कर सके, तो ये अपने आप को लेयर को थोड़ा सा थिक कर लेता है, मोटा कर लेता है। और अगर यहाँ पर स्पर्म पहुंचा, सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ, देन ये फीटस आया, तब तो ठीक है। और अगर यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी हुई नहीं, स्पर्म आई नहीं, निषेचित अंडाणु हुआ नहीं, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो अब ये यूटेरस का जो वाल थिक था, वो भी क्या होता है, इसी दौरान क्या होता है, ब्रेक करने लगता है। क्योंकि भाई ये अपने आप को ठीक क्यों किया था, कि यहाँ अपने आप को इस फीटस को, यानी कि जो जायगोट जो भ्रूण था, जो बच्चे को अपने आप को ये सर्वाइव कर सके इसीलिए। लेकिन यहाँ पे तो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई नहीं, वाल थिक हुआ था, तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं सेक्सुअल, तो अब ये थिक वाल भी क्या होता है, इसी दौरान टूटने लगता है। तो इस टूटने के दौरान पेन होता है काफी ज्यादा। ठीक है ना। और फिर वही ये आपका 14वां से जो 21वां से जो 28वां दिन हुआ था, ये अपने आप को जो एक क्या क्या डिस्ट्रॉय करने लगता है। समझ में आया। अब ये जो एक डिस्ट्रॉय हुआ, इसी दौरान यहां से जो ब्लीडिंग क्या होगा, फिर से 28 दिन के बाद ये वाला दिन रिपीट होगा 1 से 7 डेज, जिसमें 2 से 3 बहुत कंटिन्यूअस ब्लडिंग बाहर निकलेगी, एक जो डिस्ट्रॉय किया खुद को। और इस दौरान आपका पेन भी होता है। पेन क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जो आपका जो यूटेरस ने जो थिक वाल जो क्रिएट किया था, ठीक है ना, ये भी अब अपने आप को ब्रेक डाउन करती है। अब ये ब्रेक डाउन करके ये भी उस ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलती है। तो ये सब अनवांटेड चीज है, बॉडी के फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो बाहर निकलती है इसी 1 to 7 डेज में। समझ में आया। तो पेन क्यों होता है? ये थिक वाल के कारण, क्योंकि ये भी रप्चर होगा और बाहर निकलेगा, और एक जो डिस्ट्रॉय हुआ वो ब्लीडिंग के थ्रू वो फिर बाहर निकलती है। तो ब्लीडिंग का होना और पेन होना, ये समझ में आ गया।
फिर से यही चीज फिर कंटिन्यूअस होगी, फिर 7 में से 14 दिन फिर से नेक्स्ट जो राइट ओवरी है वो क्या करेगा, एक सेल का फॉर्मेशन करेगा, फिर इसको डेवलप करेगा, फिर फेलोपियन ट्यूब में आएगा। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ तो फिर ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर नहीं हुआ तो यूटेरस इसी दौरान क्या कि आपने थिक किया तो नहीं हुआ एक्टिविटी, तो ये अपने आप को रैप्चर करेगा, फिर से पेन होगा, और फिर यहाँ से ये एग अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर ब्लीडिंग होकर बाहर निकल जाएगा सब कुछ। क्लियर? ये आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा मैंने पार्ट वाइज पार्ट करके मैंने चीजें समझा दी। अब देखिए यहां से मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर, ओव्यूलेशन कब होता है ये आपको याद रखना। देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिसकंसेप्चुअल है, यहाँ पर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा आप लोग टिक कर देंगे 14 दिन, ये गलत होगा। अगर एग्जामिनर आपको एक पर्टिकुलर दे दे कि कोई एक फीमेल है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है, तब उसकी ओव्यूलेशन आपसे पूछ ले, आप 14 डेज टिक करके आएंगे, गलत हो जाएगा। ये 14 डेज का मतलब समझिए आखिर है क्या। ओव्यूलेशन हमेशा जो पीरियड होती है ना महिलाओं में, उसके जस्ट 14 दिन पहले आता है। अब मैंने क्या बताया, जो पीरियड यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर फीमेल टू फीमेल क्या होती है, डिफर होता है। किसी के 28 दिन होंगे, किसी के 24 दिन, किसी के 30 दिन, किसी के 32 दिन भी होते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग उसकी 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि कोई एक फीमेल है, ठीक है ना भाई, कोई एक फीमेल है। अच्छा पहले ये हमको समझाइए ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है। ओव्यूलेशन का मतलब ये मतलब समझाया कि जो आपकी ओवरी थी जिसने क्या क्या एक सेल का फॉर्मेशन किया, उसको डेवलप किया, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहा। जब ये ग्राफियन फॉलिकल यानी कि डेवलप्ड एग सेल जब फेलोपियन ट्यूब में आता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। और ये कौन सा पार्ट था, थर्ड साइकिल था, यानी कि 14 से 21वें दिन में, यानी कि ये जो टाइम पीरियड को हमने क्या नाम दिया था, ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये कोई एक फीमेल कैंडिडेट है, F1 मैंने लिया, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड का जो है वो 28 दिन का, अब ये 28 डेज का है। अब इसका ओव्यूलेशन का क्या होगा, ओव्यूलेशन किस दिन हो सकता है ये हमें बताइए। तो हमने क्या बताया, ओव्यूलेशन हमेशा कब होता है, पीरियड के जस्ट 14 दिन पहले। तो इसका 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 28 माइनस 14 करेंगे तो कब इसका होगा, 14 डेज, यानी कि 14 डेज के दिन इसका इस फीमेल कैंडिडेट में क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरी महिला का मैंने एक एग्जांपल लिया, फीमेल 2, इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका जो पीरियड है ये 30 दिन का, ठीक है, 30 डेज का, यानी कि हर 30 डेज के बाद इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की चीजें चलती है। तो इसमें ओव्यूलेशन कब होगा, तो मैंने क्या बताया, ओव्यूलेशन हमेशा पीरियड के, ये याद रखना, पीरियड के 14 दिन पहले। तो इसका 30 डेज है, तो 13 माइनस 14 करेंगे, यानी 16वां दिन जो होगा इसका, उस दिन ओव्यूलेशन यहाँ होगा, यानी कि एग सेल तब इसके ओवरी से बाहर निकलेगा। समझ में आया? तो ये फीमेल टू फीमेल ओव्यूलेशन का चीज याद रखना है कि डिफर हो सकता है, लेकिन मेन आपको ये याद रखना है कि पीरियड के 14 दिन पहले। अब उसका पीरियड अगर ऑन एन एवरेज, अगर कोई भी पर्टिकुलर डे नहीं मेंशन किया, तो ऑन एन एवरेज हम लोग 28 दिन लेते हैं, 28 माइनस 14 करेंगे तो 14 टू 16 डेज, ये जो टाइम पीरियड होता है इसी दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी एग सेल अब आपके फेलोपियन ट्यूब में आ गया है, इस दौरान आपके सेक्सुअल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, देन प्रेगनेंसी की चांसेस हो सकती है। ठीक है ना, 7 टू 14 डेज में एक सेल की डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, इस समय आपको पूछा जाता है जो फीमेल में सेक्स हार्मोन होती है, यानी मादा जनन जो हार्मोन होता है वो आपसे पूछा जाएगा। तो जो एग सेल जो ओवरी ने बनाया था, तो जो डेवलप होता है उस डेवलपमेंट के समय कौन हेल्प करता है इसको डेवलप करने में, तो एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है ना, जिसको फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो ये याद रखना है, एस्ट्रोजन का संबंध है एग सेल को डेवलप करने के लिए। एक और आपको याद रखना है, अच्छा ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, एग सेल यानी कि जो डेवलप्ड एग सेल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल जिसको नाम कहते हैं, इसको मैच्योर करने में कौन हार्मोन मदद करेगा, तो एस्ट्रोजन। अभी मैंने बताया था, ये आपको एज अ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी डेवलप करती है फीमेल में, यानी कि आवाज का पतला हो जाना, स्तन में उभार आ जाना, शर्मीला स्वभाव, मासिक चक्र का शुरू हो जाना, ये सब चीज किसका जो फंक्शन करता है, ये मेन कार्य करने में जो मदद करता है एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। देखिए दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है, जो फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर देखने को मिलता है, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला मेन हार्मोन कौन सा कार्य करेगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी कैसा हार्मोन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट,
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब समझ आया ना। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर मतलब देखिए दो तरह के कैरेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में मतलब कि फीमेल के आवाज का पतला होना, स्तन में उभार आना, शर्मीला स्वभाव, मासिक चक्र शुरू होना, ये सभी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। ये किस कारण? तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर मतलब कि जो एग सेल का जो डेवलप होता है, यही एग सेल जब ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है, डेवलप होता है, और डेवलप यानी मैच्योर करने में कौन हार्मोन हेल्प करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, अगला ओव्यूलेशन जब होता है, यानी ओवरी से जब एग सेल फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, उस समय कौन सा हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, या बॉडी में कौन से हार्मोन रिलीज होती है फीमेल में? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होता है। और यही हार्मोन को और अदर नाम से देते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भधारक हार्मोन किसे कहेंगे? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 45 टू 50 वर्ष के बाद बंद हो जाते हैं, और अंडाणु यानी कि एक सेल का फिर ओवरी फॉर्मेशन करना बंद कर देती है। 45 से 50 ऑन एन एवरेज 11 से 54 वर्ष होता है। ये पूरा आपका प्राइमरी सेक्स जो फीमेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन है, यानी मादा जनन अंग जो है प्राइमरी, उसको हमने कवर कर लिया ओवरी का। अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसमें हम लोग फैलोपियन ट्यूब को समझेंगे, यूटेरस को पढ़ेंगे। यानी वो अंग जो इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में सहायता करती है फीमेल में, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस को समझते हैं। चलिए देखिए, ये चीज यहाँ पे पूरा क्लियर है। यहाँ पे देखिए, ये जो वेजाइना होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉलवैथरल ग्लैंड। ठीक है ना? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। जब किसी महिला की या फिर किसी बच्चे के जब रेप होते हैं, तो वहां पे बोला जाता है ना कि जितनी जल्दी से जल्दी जांच किया जाए। तो ये किसकी जांच होती है? पहले तो ये समझिए कि ये जो वॉल्वेट्रल जो ग्लैंड है, इसका काम क्या है आखिर? देखिए, ये जो आपका पहले लोकेशन आपसे पूछा जाएगा, वॉल्वेट्रल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, तो ये आपके वेजाइना में होता है। इसका काम क्या है? ये कुछ चिपचिपा पदार्थ को क्या करती है? रिलीज करती है योनि मार्ग को, जो क्या करता है इसको, यहाँ इसके जो पाथ को क्या करता है? सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब स्पर्म आया तो वो इजी वे में यहाँ से सीधा आपके फैलोपियन ट्यूब में जा सके। तो ये वॉल्वेट्रल ग्लैंड क्या करता है? कुछ चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है, योनि मार्ग को मुलायम बनाता है, क्योंकि इसी योनि मार्ग से आपका क्या होता है? स्पर्म भी आगे निकलता है। अब किसी भी महिला की अगर रेप होती है, तो उस समय क्या जांच करता है डॉक्टर? तो इसी वॉल्वेट्रल ग्लैंड की ट्रीटमेंट की जाती है। और ये जो वॉल्वेट्रल ग्लैंड होता है ना, रेप जब होते हैं तो ये आपका रैप्चर हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, और तब जब डॉक्टर चेक करते हैं कि क्या ये क्षतिग्रस्त हुआ है कि नहीं, यानी कि कोई फीमेल की रेप हुई है या नहीं, इससे चेक हो जाएगा। लेकिन ये भी चेकअप कब होना चाहिए? 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर, यानी 1 से 1.5 दिन के अंदर हो जाना चेकअप, क्योंकि 1 से 1.5 दिन के बाद ये वॉल्वेट्रल ग्लैंड फिर से अपने आप को क्या कर लेती है? अपने आप को मतलब फिर से एक्टिव, मतलब कि जो रैप्चर होता है वो अपने आप को ठीक कर लेती है। ठीक है, इसलिए रैप्चर हुआ कि नहीं हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ कि नहीं हुआ, और अगर ये ग्लैंड क्षतिग्रस्त होता है, डॉक्टर चेक कर लेते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, इसका मतलब ये है कि इनका रेप हुआ, यहाँ से चेकअप हो जाता है। तो ये वॉल्वेट्रल ग्लैंड जो है 24 से 48 घंटे में अपने आप को फिर से क्या कर लेती है? रिपेयर भी कर लेती है। इसलिए इस महिला की जांच 24 घंटे से पहले हो जानी चाहिए। अगर किसी महिला की रेप की ऐसी केसेस आती है तो 24 घंटे से पहले इसी की चेकअप होती है, वॉल्वेट्रल ग्लैंड को, कि क्या ये रैप्चर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और अगर 2-3 दिन के बाद जब चेकअप होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये फिर से अपने आप को रिपेयर कर लेती है। क्लियर है यहाँ पे ये सब बातें? चलिए, अब सेकेंडरी जो ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब, इसको समझते हैं। देखिए, ये आपका यूटेरस है। ये फिगर आपको एग्जैक्ट मैंने समझाने के लिए, अब आप सोच रहे हैं ट्राइंगल कैसे बना दिया यूटेरस, तो नहीं, ये जो आप यूटेरस देख रहे हैं, गर्भाशय जो देख रहे हैं, यही है। यहाँ से आपका ये जो फैलोपियन ट्यूब का जो कनेक्शन है, इसको यहाँ पे बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसके नाम होते हैं, इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए फिगर मैंने लिया। ये आपका जो आपका ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फिगर आपका फैलोपियन ट्यूब का है, और यही यूटेरस से देखिए आपका ओवरी इस प्रकार से कनेक्ट होता है, जो मैं आपको ये फिगर दिखलाया था यहाँ पे। ठीक है ना? ये देखिए, ये आपका जो ओवरी है इस प्रकार से यहाँ यूटेरस से इस प्रकार से कनेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ ओवरी में क्या हुआ? एक का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से ये जो आपका सक करता है, ये जो आप देख रहे हैं ना फैलोपियन ट्यूब में रेशम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एग का फॉर्मेशन क्या, इस ओवरी ने इसको क्या किया? एग सेल ने इसको सक किया, यानी कि यहाँ से एग सेल इससे बाहर निकलता है और इस फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, पहले समझिएगा। एक पार्ट होता है, इतना पार्ट को हमने नाम दिया इनफंडिबेलम, इतना पार्ट को हमने नाम दिया एम्फूला, और इसको हमने नाम दिया स्थमस।
अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा पार्ट है, कहाँ पर अंडाणु निषेचन होता है, फर्टिलाइज एग का होता है फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट को, कौन सा पार्ट काफी ज्यादा चौड़ा होता है, कौन सा पार्ट नैरो होता है, इस प्रकार के भी सवाल बनते हैं। तो चलिए फैलोपियन ट्यूब में आपको इतना बेसिक सा चीज जितना जान ली, यूटेरस है, यूटेरस से ही आपका ओवरी अटैच है, ओवरी ने एक सेल का फॉर्मेशन किया, डेवलप किया है, डेवलप करने के बाद ये एक सेल कहाँ जाएगा, इस फैलोपियन ट्यूब में। कैसे आएगा, ये इसको सक कर देगा इस प्रकार से एक सेल को, ठीक है। रेशम लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे कुछ गंदगी वाला को कैसे सक कर लेता है, उसी प्रकार से ये एक सेल को सक कर लेगा और फैलोपियन ट्यूब में यहाँ आएगा, एंड देन सेक्सुअल एक्टिविटी में यहाँ पे स्पर्म मिलेगा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एक सेल का और स्पर्म का। चलिए फैलोपियन ट्यूब का पार्ट्स को समझते हैं। एम्पुला, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का, यानी कि ये जो पार्ट दिख रहा है ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है। तो पूछा जाएगा फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट क्या होता है, एम्पुला होता है। इस समय सबसे नैरोस्ट पार्ट यानी सबसे नैरोएस्ट पार्ट यानी सबसे पतला भाग जो होता है उसे क्या नाम देते हैं, इस्थमस का नाम देते हैं, और जो सक करता है जिस पार्ट को हम बोलते हैं इन्फंडी वेलम। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में, तो एम्पुला वाले जो पार्ट होता है वहां पे होता है जहां जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट मतलब जहां पर एग और स्पर्म आकर के मिल गए हैं, वहां पे पेनिट्रेशन हुआ, उसको क्या हुआ, निषेचित अंडाणु या जाइगोट कहेंगे। तो जाइगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, तो आप क्या कहेंगे, एम्पुला वाला पार्ट, यानी कि ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पर निषेचित अंडाणु का फॉर्मेशन या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद ये आपका कहाँ आ जाएगा, यूटेरस में आ जाएगा जाइगोट, और फिर यही जाइगोट फीटस कहलाएगा। और फिर ये जो यूटेरस है अपने वाल को क्या कर लेती है, थिक कर लेती है, ताकि जाइगोट क्या कर सके, वहां पर सर्वाइव कर सके। क्लियर है या नहीं भाई यहाँ पे, यानी यहाँ पर निषेचित हुआ, निषेचन के बाद ये आपका यूटेरस में पहुंच जाएगा, यूटेरस का वाल थोड़ा सा थिक हो जाता है, ये अपने आप को सर्वाइव करेगा, फिर धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा, यूटेरस का भी धीरे धीरे इस प्रकार से शेप इंक्रीज होते चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये फैलोपियन ट्यूब का भी पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आइए यूटेरस वाला पार्ट। यूटेरस का शेप कैसा होता है, तो नाशपाती आकार का होता है, साइज 6 से 9 सेंटीमीटर की होती है। बच्चा जो पल रहा होता है ना, यहीं पलता है, बच्चा का साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा यूटेरस का साइज भी बढ़ते जाएगा। गर्भाशय एक ऐसा जगह है जहां निषेचित अंडाणु को परिपक्व करके नवजात बच्चे के रूप में जन्म देता है या निषेचित अंडाणु को पालता है। इसी निषेचित अंडाणु जो गर्भाशय में पहुंच जाता है इसको हम क्या नाम देते हैं, फीटस का नाम देते हैं। देन 9 महीने पलेगा, फिर देन न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो जाता है। क्लियर है ना भाई, तो ये फिगर भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तो ये पूरा पार्ट आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग, चलते नहीं, अब एक चीज और समझा देते हैं, महिला बंध्याकरण, यानी कि आपको जैसे कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी भी करें लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, तो उसमें क्या किया जाता है, महिला ये जो फैलोपियन ट्यूब देख रहे हैं ना, इसको काट दिया जाता है या फिर इसको बांध दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। तो अब इसमें क्या होगा, इसको बांध दिया जाता है तो जो एग का जो फॉर्मेशन हुआ, सॉरी जो ओवरी ने एग का फॉर्मेशन किया, ये फैलोपियन ट्यूब के यहीं तक आ पाएगा। एम्पुला वाले पार्ट में आपकी एक सेल नहीं आ पाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ, स्पर्म भी इतने दूर तक आया, ना तो एग सेल का मिलन हो पाएगा स्पर्म का, ना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ना इस जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ना फीटस बनेगा, ना वह यूटेरस में जाएगा, और ना वहाँ पर प्रेगनेंसी होने की कोई चांस होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं महिला बंध्याकरण, जिसको नाम देते हैं ट्यूबेक्टोमी का। क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे एक ऑपरेशन होता है, इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर बांध दिया जाता है। ये जो एम्पुला वाला पार्ट में जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ना, वहाँ वो क्रियाएं ही नहीं होगा, एग सेल वहाँ पर आएगा ही नहीं, ना इधर से स्पर्म पहुंचेगा। ये बात है भाई। हमने क्या क्या जाना, हमने ये देखा कि जो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। हर महीने एक ओवरी से क्या होता है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है हर महीने। अब ये एक सेल कैसे जो होगा, 4 पार्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल पड़ा, 1 से 7 दिन, 7 से 14 दिन, 14 से 21, 21 से 28 दिन। तो यहाँ से ओवरी में जो आपका एक सेल का जो फॉर्मेशन हुआ, जो डेवलप करता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहा, इसको मैच्योर करने में कौन सा हार्मोन, तो हमने कहा एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करती है। नेक्स्ट एस्ट्रोजन हार्मोन को सेकेंडरी सेक्स कलेक्टर भी डेवलप करती है। फीमेल में जैसे आवाज का पतला होना, शर्मीला स्वभाव, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्तन में उभार आना। फिर हमने देखा कि ये जब ओव्यूलेशन पीरियड, जब यानी कि जब एग सेल डेवलप होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचती है, जिसको हमने नाम दिया ओव्यूलेशन का। और ये आपका सेकंड साइकिल, हर महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग होती है, लेकिन ओव्यूलेशन पीरियड कब होता है, हमेशा पीरियड के जस्ट 14 डेज पहले। ठीक है, यानी पीरियड के जस्ट 14 दिन बाद ये एग सेल कहाँ जाएगी, आपके फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, एम्पुला पार्ट में क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा, जिसको हम लोग जाइगोट का नाम देंगे। एंड देन जब ये जाइगोट यूटेरस में आ जाता है, तो इसी समय यूटेरस अपने वाल को थिक भी कर लेगा, और इसको अपने आप ये यूटेरस इस जाइगोट को
ये जाइगोट जब इस यूटेरस में आएगा तो इसको क्या नाम देंगे, फीटस, और ये फीटस 9 महीने यहीं पलेगा बढ़ेगा और इसको पोषण कैसे मिलेगा, प्लासेंटा से, माँ के गर्भनाल से अटैच रहेगा ये प्लासेंटा, ऑक्सीजन और सारे पोषण पदार्थ लेगा एंड देन डेवलप होगा, इसका साइज इंक्रीज होगा और यहाँ से यूटेरस का भी साइज इंक्रीज होगा एंड देन न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हो जाएगा। ये सब चीजें हमने देखी है। अब बात करते हैं कि जो आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए हमने क्या बतलाया था, 2 ओवरी होगा भाई, ठीक है, तो एक ओवरी से एक महीने क्या हुआ, रिलीज हुआ एक एग सेल, एक ओवरी से दूसरे महीने रिलीज हुआ। अब ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे इस फिगर में आते सबसे पहले, क्योंकि इसको समझना होगा जुड़वा बच्चे के कंसेप्ट को, जैसे इस मार्च महीने में था, ठीक है ना, अब हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण इस महीने क्या हुआ, ये एग सेल ने क्या किया, एग का फॉर्मेशन नहीं किया, ठीक है। अगले महीना अप्रैल में अब बारी है इस ओवरी का एग का फॉर्मेशन करना, तो इसने एग का फॉर्मेशन किया, साथ साथ इस एग ओवरी ने भी एग सेल का फॉर्मेशन कर दिया। तो अप्रैल मंथ में क्या हुआ, अप्रैल मंथ में ये हुआ कि इस ओवरी ने भी एग का फॉर्मेशन कर दिया, इस मार्च में जो नहीं हुआ था इस ओवरी ने, तो उस अगले महीने इस ओवरी ने भी एग सेल का फॉर्मेशन कर, यानी 2 अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ गया, इधर भी इधर भी, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, स्पर्म तो सारे साइड गए हैं, यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आइए, ये है मेन आइडेंटिकल जो ट्विंस का कंसेप्ट को समझना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका एक ये आपका अंडाणु स्पर्म इधर मिल गया, इधर भी एक आपका अंडाणु और स्पर्म, यानी कि एग सेल और स्पर्म यहाँ निषेचित कर गया फैलोपियन ट्यूब में, और इस साइड भी एग सेल और स्पर्म यहाँ पर क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। जैसे ही फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन, 2 जाइगोट बन गया है। अब ये जाइगोट कहाँ आ गया, आपके यूटेरस में आ गया, यानी ये फीटस आ गया। अब ये फीटस फिर ये 9 महीने उसी यूटेरस में क्या होगा, अपने आप को डेवलप करेगा। कैसे डेवलपमेंट होगा, ऑक्सीजन और पोषण पदार्थ मिलेगा तो गर्भ बना लिया, यानी प्लासेंटा से, एंड देन यानी यहाँ पर क्या होगा, ट्विंस। लेकिन ये याद रखना कि अब ये जो ट्विंस होगा ना, जरूरी नहीं है कि दोनों लड़का, हो सकता है एक लड़का एक लड़की हो सकता है एक लड़का और एक लड़की, या फिर हो सकता है दोनों लड़के, या हो सकता है दोनों लड़की, लेकिन इनकी जो फेस होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। तो ये एक कंसेप्ट है। अब दूसरा कंसेप्ट, जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे दोनों के फेस बिल्कुल ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना, यानी या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगे, और दोनों में क्या होंगे, चेहरा पूरा का पूरा सिमिलर होगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा कि यहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस के कारण कि एक ओवरी में नहीं किया एक सेल का फॉर्मेशन, दूसरे मंथ दूसरे दोनों ने रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं। इस मार्च मंथ में इसी ओवरी ने क्या किया, एग सेल का फॉर्मेशन किया, ये डेवलप एग सेल आपके फैलोपियन ट्यूब में आ गई और इधर से स्पर्म भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर निषेचन हुआ। अब निषेचन होने के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जाइगोट क्या होता है, बीचों बीच फट जाती है। फट जाने के कारण यहाँ पे 2 भाग में इस प्रकार से जाइगोट बढ़ जाता है और 2 फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन हो जाता है, लेकिन ये अगर अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे तो दोनों फिर ये जाइगोट से आपका फीटस बन जाएगा, ये फीटस आपके यूटेरस में आएगा, डेवलप कर जाएगा और दोनों यहाँ से बच्चे जुड़वे पैदा होंगे और एकदम आइडेंटिकल होंगे। या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़के होंगे, फेस दोनों के काफ़ी सिमिलैरिटी होंगे, आपने देखा भी होगा। लेकिन यहाँ पर ट्विंस होंगे, लेकिन यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल होंगे। क्यों होंगे, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर है। हालांकि एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के पर्पज से इतना चीज़ जानना चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव हो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, रिप्रोडक्शन में टेंशन खत्म है। इसका एमसीक्यू मैं करवा दूंगा, आप उठाइएगा एमसीक्यू। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और बचा हुआ, हाँ, यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, 10 मिनट का लेक्चर होगा। और भी देखिए, यहाँ से आपको कुछ कुछ पूछा जाता है सवाल। चलिए, एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मेंस्ट्रुएशन यानी रजो दर्शन हिंदी में कहेंगे। ये पहला जो ये क्या होता है, जो महिलाओं में पहला जो मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं रजो दर्शन या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। ये सब पूछा गया सवाल है। रजनोवृत्ति यानी कि मीनोपाउस किसे कहते हैं, तो महिलाओं में मासिक धर्म ओव्यूलेशन प्रजनन क्षमता को खत्म होना, यानी कि जो 45 से 50 वर्ष का जो मैंने उम्र सीमा जो बतलाई थी, जब आपका मासिक धर्म आना बंद हो गया, एक सेल का फॉर्मेशन बंद हो गया, ओव्यूलेशन बंद हो गया, उसको हम लोग कहते हैं रजनोवृत्ति या फिर मीनोपाउस कहते हैं। गर्भ निरोधक, जैसे कि आप ऐसा कोई प्रोटेक्शन ले लिए हैं, जैसे कॉन्डम वगैरह, ये सब चीज़ होते हैं ना, कॉपर ट्यूब, ये सब हो गया, ताकि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करें भी तो आप वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ना हो। तो इसके भी कई तरह के टाइप होते हैं, जैसे वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, ठीक है ना, गर्भ निरोधक विधियाँ होते हैं, सच एज जैसे कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, अंतर गर्भाशय उपकरण,
बर्थ कंट्रोल पिल्स आते हैं, बहुत सारे गर्भ निरोधक गोलियां आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, इम्प्लांट प्रत्यारोपण आते हैं, सर्जिकल मेथड होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, और बहुत सारे बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे मेथड होते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, इसके अलावा आपको तो कॉन्डम वगैरह ये सब पता है, बहुत सारे अनवांटेड पिल्स वगैरह ये सब चीज़ें पता है, लेकिन ये आपको नहीं होगा अंत गर्भाशयी उपकरण, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके कई तरह के मेनी टाइप्स हैं, जैसे कि एक है आपका औषधि रहित आईयूडी, एक है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एक है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। सबसे पहले इन दोनों को समझ लीजिए, ये दोनों क्या है। देखिए सबसे पहले पहला वाला ही देखते हैं, ये औषधि रहित आईयूडी। ये आईयूडी मतलब क्या, आईयूडी का मतलब फुल फॉर्म यहाँ पे है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि अंत गर्भाशयी उपकरण, ठीक है ना। यानी ये कि औषधि रहित आईयूडी ये गर्भाशय में शुक्राणु को क्या करते हैं, नष्ट। यानी कि अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली है, और ये सेक्सुअल एक्टिविटी कब हुई, जब ओवरी ने एग सेल को कहाँ कर दिया, रिलीज कर दिया फैलोपियन ट्यूब में। देन अगर आपने औषधि रहित आईयूडी लिया है तो ये क्या करता है, उस शुक्राणु स्पर्म को क्या करेगा, नष्ट कर देता है, ठीक है ना, उसी वेजाइना के आसपास के एरिया में ही। और या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया तो भी स्पर्म को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। इस क्रिया को हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि सेल को नष्ट करना या फिर विषाणु को खत्म करना। एक और होता है आईयूडी में आपका आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये क्या करता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी ना, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का जो मेन कार्य होता है शुक्राणु की जो गतिशीलता है, यानी कि जो स्पर्म आपके वेजाइना से इंडोटेरियम होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आ गए, उसकी गतिशीलता को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। मतलब कि आपके स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने ही नहीं देगी, और या तो अगर फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचे तो वहां पे एग का निषेचन नहीं होगा, यानी कि एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो निषेचन क्रिया को ही यहाँ पर प्रभावित करती है, जिसको हम लोग फेगोसाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। और एक हो गया हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, यानी कि एक आईयूडी होता है जो हार्मोन रिलीज करेगा, जो स्पर्म को वहीं पे नष्ट कर देता है। ये हार्मोन आपके बॉडी में एक, आप जब ये आईयूडी लेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी लेंगे, तो आपके बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होगा जो फीमेल में रिलीज होगा, जो उस स्पर्म को नष्ट कर देगा, ठीक है। उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, कॉपर CUT यानी कॉपर टी, कॉपर 7 एक्सेट्रा, ये याद रखना, 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। कॉपर रिलीजिंग ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्यूबेक्टोमी, ये आपको तो मैंने समझा दिया, महिला में गर्भावस्था को रोकने के लिए महिलाओं में इस्तेमाल की जाने वाली नसबंदी प्रक्रिया। इसमें महिला में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिम वाहिनी नलिका को बांध दिया जाता है या सर्जरी कर हटा दिया जाता है। ऐसे महिला में सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान संतान नहीं होती है। क्लियर है। पिल्स, बहुत सारी दवाइयाँ आती है, इस गोली में मौजूद जो हार्मोन होता है, देखिए क्या होता है, इसको में भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुटअप किए गए हैं इसके थ्योरी से। जो गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल जो पिल्स है, ठीक है ना, उस गोली में क्या होता है, मौजूद हार्मोन जो होता है ओव्यूलेशन को रोकता है। यानी आपने गर्भ निरोधक बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लिया, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी आपको करनी है, और आपको वो समय करनी है जब आपका एग सेल हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में आने वाला, तो आपने ये पिल्स ले लिया, तो ये क्या करेगा ना, ओव्यूलेशन को ही रोक देगा। मतलब ओवरी से आपका एग सेल फैलोपियन ट्यूब में ही नहीं आ पाएगा, मतलब अंडाशय से अंडाणु को बाहर आने ही नहीं देता, जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी आपने किया, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म तो आया पहुंचा, लेकिन उसको कहीं भी एग सेल मिला नहीं, ना तो वहां पर एग फर्टिलाइज होगा और ना ही वहां पे संतान को चांसेस होगी, प्रेगनेंसी की चांसेस, तो जिसमें यहाँ पर प्रोसेस नहीं होगी फर्टिलाइजेशन की। क्लियर हो गया भाई, इतना सा पढ़ना था। इसके अलावा आपको एक सिंगल लाइन कहीं से नहीं पढ़ने की जरूरत है, ना पटना दिल्ली करने की जरूरत है, आपका मैंने काम खत्म कर दिया। कंटेंट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सवाल बनाइए, एक सवाल आपके नहीं छूटेंगे, ये आपको मैं प्रैक्टिकली यूट्यूब पे भी दिखला दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।